हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पॉलिटी का डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन पहले से दी गई थी कि आज पॉलिटी का ओरिएंटेशन के बाद आज पॉलिटी की हम लोग की पहली क्लास है। तो जनरल स्टडीज़ में बहुत सारे टॉपिक हैं, जीएस में बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्री और मेन दोनों में क्वेश्चन आते हैं। प्री के एग्जाम के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस 15 to 20% है एक तरीके से, यानी आप कहें तो 100 क्वेश्चंस में से जो प्री में पूछे जाते हैं उनमें से 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में ऑन एन एवरेज 14, 15, 16, कभी 17, कभी 22, कभी 12, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ऑन एन एवरेज आप कहें तो 14 to 15 या 15 to 20 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन मिलते हैं पॉलिटी में। इसके अलावा मेन एग्जामिनेशन में सेकंड पेपर का ये पार्ट है और वहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं और उन 20 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 50%, लगभग 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के होते हैं। और इस तरीके से इंडियन पॉलिटी आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए और आपके एग्जाम के लिए और आपकी सफलता के लिए एक इंपॉर्टेंट घटक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात। दूसरी बात, ये सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे सरल भी है। सरल और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप जिस सिस्टम में सर्व करने जा रहे हो, आप जिस सिस्टम में काम करने जा रहे हो, उसी सिस्टम के बारे में समझना ही इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग केवल उन्हीं सारे सिस्टम को समझते हैं, उन्हीं सारी व्यवस्थाओं को समझते हैं जो व्यवस्थाएं हमारे लिए बनाई गई हैं और जिन व्यवस्थाओं में आपको भविष्य में कार्य करने का अवसर मिलेगा, उन्हीं सारी व्यवस्थाओं को समझना ही इंडियन पॉलिटी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है और केवल इंटरेस्टिंग ही नहीं है बल्कि ये आसान भी है आपके लिए समझना और आपके लिए कंपेयर करना, आसपास की चीज़ों से तुलना करना भी आसान है क्योंकि आप सब कुछ आमने सामने देखते हो। राष्ट्रपति देख रहे हो चुनाव होते हुए, कार्य करते हुए, प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हो चुने जाते हुए, कार्य करते हुए, लोकसभा सदस्यों, राज्यसभा सदस्यों को देखते हो चुने जाते हुए, कार्य करते हुए, राज्यपाल की गतिविधियां देखते हो, राज्यपाल से रिलेटेड इशूज़, डिस्प्यूट्स देखते हो, आजकल चर्चा के केंद्र में है, अक्सर रहते हैं राज्यपाल को लेकर के। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराया। यूपीएससी के बारे में आप जानते हो क्योंकि यूपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन ही मोटे तौर पर इंडियन पॉलिटी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक आपके लिए सरलतम टॉपिक्स में से एक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है और मुझे लगता है कि ये आपको पढ़ने में ज़्यादा रुचिकर लगेगा, ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा मजा आएगा। फिलहाल पॉलिटी की यात्रा आज से शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आपके लिए पॉलिटी के सारे लेक्चर्स लूंगा। यहाँ पर प्री और मेन दोनों नज़रिए से पॉलिटी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे उसको केयरफुली समझना क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहद जरूरी है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट्स को समझ लिए तो आप समझ लीजिए कि आपने किला फतह कर लिया, आपने ऑलमोस्ट जीत हासिल कर ली। बस उसको परफॉर्म करना बाकी है, उसको परफॉर्मेंस में परिवर्तित करना बाकी है, लेकिन आपने किला जीत लिया, समझ लीजिए। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहद जरूरी है, संकल्पनात्मक समझ बेहद जरूरी है। हम लोग इसी आधार पर पॉलिटी को समझना शुरू करेंगे, पॉलिटी को पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए आप किताबों में या अन्य नोटबुक में जिस तरीके से आप पॉलिटी को लिखा हुआ देखते हैं, हम उस तरीके से आपको पॉलिटी नहीं पढ़ाएंगे। पॉलिटी के पूरे सिलेबस को हम रीडिज़ाइन करेंगे, डिकोड करेंगे, कब क्या कैसे किस ऑर्डर में पढ़ना है, एक नए तरीके का ऑर्डर आपको यहाँ पर पढ़ने का देंगे। और वो ऑर्डर मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है जिससे कि आप पॉलिटी को कंसेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। और जो फैक्ट वाले टॉपिक हैं वो हमने बाद में रखे हैं क्योंकि फैक्ट ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है और जब आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते हो, रिवाइज करते हो, तो फैक्ट भी आपको धीरे धीरे लर्न होने लगते हैं। इसलिए याद करने को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं पालनी है कि सर याद नहीं हो रहा है, क्योंकि याद अपने आप होगा जब आप मैक्सिमम रिवीजन करोगे तो। और रिवीजन करने के साथ चीज़ें रिकॉल भी तभी होंगी जब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लोगे। तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की होनी बेहद जरूरी है। हमारा जो नज़रिया रहेगा यहाँ टॉपिक को पढ़ाने का, वो आपके लिए इसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का रहेगा जिससे आप प्री के लिए भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझ सको, नंबर एक। दूसरी बात, मेन एग्जामिनेशन के लिए एनालिसिस की जरूरत होती है। जो आवश्यक एनालिसिस है वो हम कराते रहेंगे, लेकिन आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो, हमारा फोकस इस बात पर भी रहेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा जब इंटरव्यू में आप जाते हैं तो जो भी नेशनल इशूज़ होते हैं, जैसे मान लो वन नेशन वन इलेक्शन है ना, अभी काफ़ी चर्चा के केंद्र में रहा इलेक्शन के दौरान भी, इसके अलावा भी रहा, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है विगत वर्षों में। तो अगर मान लो आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाए इस पर, तो आप बेहतर तरीके से उसका रिस्पॉन्स कर सको। तो एक विजन क्लियर होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये हमारा बेसिक पर्पस होगा सारे टॉपिक को पढ़ाने का, और आपका भी यही नजरिया होना चाहिए, यही अप्रोच होना चाहिए टॉपिक को पढ़ने का और उसे लर्न करने का, उसे समझने का और उसे रिवाइज करने का। जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे पूरे टॉपिक का। जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, जितना दायरा कवर कर लेंगे, उम्मीद है, विश्वास करते हैं कि उस दायरे से बाहर प्रश्न पूछे नहीं जाने चाहिए। अब तक तो ऐसा ही हुआ है कि हम लोगों ने क्लास में जो दायरा कवर किया है, क्वेश्चन उस दायरे से बाहर पूछे नहीं जाते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। तो जो दायरा हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, जो एरिया कवर कर लेंगे, उससे बाहर प्रश्न आने की संभावना नहीं रहेगी। अपवाद की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रश्न आने की संभावना नहीं रहेगी। यानी इतने एरिया को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो यकीन मानो पॉलिटी में आप प्री में
लगभग सारे क्वेश्चन करने की एबिलिटी डेवलप कर लोगे। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो कहाँ से वो पूछ लेंगे, यूपीएससी है, आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी इतना बहुत है क्योंकि 50% भी मेरिट नहीं जा रही है प्री में। तो ऐसी दशा में 40% 45% मेरिट चली जा रही है प्री के लिए। तो ऐसी दशा में आपके लिए तो पिछली बार तो 40% से भी कम मेरिट चली गई प्री के लिए, तो टॉप तो करना नहीं है। तो इसलिए अगर आप पॉलिटी में मोर देन 95%, 98, 99% अचीव कर ले रहे हैं, प्री में क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके लिए फिर दूसरे टॉपिक में अगर क्वेश्चन कम भी हो जाएंगे तो ऐसी दशा में आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो सक्सेस पाने के लिए हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे। आप भी विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ पढ़िए। जितना पढ़ा देंगे, जितना बता देंगे, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट उसी दायरे में होंगे, चाहे वो प्री के हों, चाहे वो मेन एग्जामिनेशन के हों, और चाहे वो इंटरव्यू के हों। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग पॉलिटी के बारे में समझना, और क्या क्या करेंगे हम लोग इस पहले लेक्चर में पॉलिटी के संदर्भ में। पहली बात, हम लोग सिलेबस को डिकोड करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस दिए गए हैं प्री में तो केवल छोटा सा टॉपिक लिख दिया गया है आधे लाइन का, उससे बहुत सारी पिक्चर क्लियर नहीं होती, तो हमें उसे डिकोड करना पड़ेगा, उसे हमें समझना पड़ेगा विस्तार से। मेन एग्जामिनेशन में कुछ थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, लेकिन उस क्लासिफिकेशन के साथ हमें और बेहतर तरीके से उसे समझना होगा कि किस ऑर्डर में क्या क्या हमें और पढ़ना है और किस तरीके से हम लोग उसको कवर करने जा रहे हैं, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इन सारी बातों के बारे में जो आपके तमाम तरीके के संदेह रहते हैं, तमाम तरीके के डाउट्स रहते हैं, उन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी हम आपके फिर ले लेंगे, और इन सारी चीज़ों के साथ इसी तरीके से हम लोगों का जो सेशन है, हम लोगों का जो पॉलिटी का सेशन है, वो आगे चलता जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। तो इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है हम लोगों का, और आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन सेशन है, परिचय। आज हम लोगों का सेशन का नाम परिचय है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि हम लोग पॉलिटी के टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमें पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ना क्या होता है। तो टॉपिक है भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। अब देखो, हर देश की अपनी एक राज व्यवस्था होती है, हर देश की अपनी एक पॉलिटी होती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटी का मतलब होता है सरकारों की व्यवस्था। पॉलिटी के अंतर्गत हमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अध्ययन करना होता है। ये जो पॉलिटी है, ये है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकारों की व्यवस्था, सरकार की प्रणाली। पॉलिटी का मतलब यह है, और इंडियन का मतलब भारतीय, यानी भारत के सरकार की व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी का मतलब हो गया भारत के सरकार की व्यवस्था। इसका मतलब यह है कि भारत में सरकार कैसे बनती है, सरकार क्यों बनाई जाती है, सरकार क्या काम करती है, किस लिए बनाई जाती है, इन्हीं सारी बातों का अध्ययन करना पॉलिटी का दायरा है, पॉलिटी के अंतर्गत आएगा। तो पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग सरकारों का अध्ययन करते हैं। अब सरकारों मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमारे यहाँ देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको हम एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो उदाहरण के तौर पर एक भारत सरकार है जिसको हम लोग संघ की सरकार या केंद्र की सरकार कहते हैं। दूसरा, राज्यों की सरकारें हैं, अपना अलग अलग राज्यों की सरकार होती है, हर राज्य की अपनी अलग सरकार है, जो वहाँ एक राज्यपाल होता है, वहाँ एक मुख्यमंत्री होता है, बाकी और इंस्टीट्यूशन है कैसे काम करती हैं। तीसरा, लोकल गवर्नमेंट होती हैं, स्थानीय सरकारें होती हैं। स्थानीय सरकार का मतलब आपके गांव में जो सरकार है या आपके शहरों में जो सरकार है, लोकल लेवल पर, जिसको हम लोग पंचायत और नगर पालिका भी कहते हैं। इस तरीके से हमने इसीलिए कहा कि ये सरकारों की व्यवस्था है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी हमारे देश में सरकारें कैसे बनी है, क्यों बनी है, किस काम के लिए बनाई गई हैं, इन सारी बातों का अध्ययन करना इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आता है। अब सरकारें काम कैसे करती हैं, एक प्रश्न ये भी उत्पन्न होता है कि सरकार कैसे बनती है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार किस लिए बनती है, यानी क्या काम करती है। तीसरी बात, सरकार काम कैसे करती है, इन्हीं सारी बातों का अध्ययन करना होता है। तो सरकार कैसे बनती है, क्या काम करती है, ये सब कुछ पॉलिटी के अंतर्गत आता है। सरकार काम कैसे करती है, ये गवर्नेंस के अंतर्गत आता है, ये गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। तो जो गवर्नेंस का टॉपिक है वो हम लोग एडिशनली कवर करेंगे, अलग से हम लोग पढ़ेंगे गवर्नेंस के यूनिट में। तो गवर्नेंस का टॉपिक अलग होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर गवर्नेंस नहीं लिख रहे हैं और गवर्नेंस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखो, हर देश की अपनी एक सरकार है, हर देश की अपनी पॉलिटी की व्यवस्था है। अमेरिका की अपनी अलग पॉलिटी है, ब्रिटेन की अपनी अलग पॉलिटी है, हर देश की अपनी अपनी अलग पॉलिटी है, हर देश की अपनी अलग अलग सरकारों की व्यवस्था है, और हमें उन सरकारों की व्यवस्था के बारे में अध्ययन भी करना है। हमारा जो मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस है, उस मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस में एक टॉपिक शामिल किया गया है कि भारत के संविधान की अन्य देशों के संविधानों के साथ तुलना। तो भारत के संविधान की अन्य देशों के संविधानों के साथ तुलना का आशय यह नहीं है कि हमें अन्य देशों के संविधान भी विस्तार पूर्वक पढ़ने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ही देश का संविधान पढ़ के अच्छे से समझ लो, यही बहुत बड़ी बात है। इतना डिटेल होता है, इतने डायमेंशन होते हैं ओपन करने के लिए, और आज तक तो उच्चतम न्यायालय संविधान की सही व्याख्या नहीं कर पाया। पिछले मामलों में जो निर्णय देता रहा है, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो निर्णय बदल देता है, और वो निर्णय बदल करके कहता है कि भाई वो पुराना वाला गलत था, ये नया वाला सुनो, नया वाला निर्णय माना जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जैक्ट व्याख्या क्या है, वो भी समय समय पर बदलती रहती। तो एक देश का संविधान पढ़ पाना, समझ पाना इतना आसान नहीं होता। ऐसी दशा में सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ, यहाँ जो यूपीएससी ने सिलेबस डिजाइन किया है,
उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीएससी यह अपेक्षा करता है कि आप हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जिन विशेषताओं को पढ़ो, अगर उन विशेषताओं की तुलना किसी दूसरे देश के संविधान के साथ की जा सकती है, अगर की जा सकती है तो किन विशेषताओं के साथ तुलना की जा सकती है और उस तुलना का क्या कंक्लूजन है, आपको यह भी जानना चाहिए। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो केवल इसी नजरिए से पूछे जाते हैं, इसी दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। इसलिए जब हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के साथ साथ हम दूसरे देशों के संविधान को अलग से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो रॉन्ग अप्रोच होगा, वो गलत दृष्टिकोण होगा और उसकी अपेक्षा भी यूपीएससी नहीं करता, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हम टॉपिक पढ़ाते चल रहे हैं उस टॉपिक के साथ दूसरे देशों के संविधानों की तुलना करते चलेंगे। जैसे मान लो हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, तो भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो इसके साथ ये भी पढ़ लेंगे कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, फ्रांस वाला कैसे चुना जाता है, जहां रेलेवेंसी है, जहां प्रासंगिकता है, बाकी नहीं। कैसे हटाया जाता है भारत का राष्ट्रपति, तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी कैसे हटाया जाता है। तो जो जो रेलेवेंट है हम लोग उन रेलेवेंट टॉपिक्स की साथ साथ तुलना करेंगे। जैसे भारत में अगर हम लोग राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हैं, समता का अधिकार की बात करते हैं हम लोग, तो ऐसी दशा में हम लोग ये भी जानेंगे कि भाई ब्रिटेन में या अमेरिका में समता का अधिकार किस तरीके से दिया गया है। वैसे तो फंडामेंटल राइट हम लोगों ने अमेरिका से लिए हैं, इसलिए क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा अमेरिका की तुलना से ही पूछा जाएगा, बाकी देशों की तुलना से नहीं पूछा जाएगा, यकीन मानना। तो लेकिन फिर भी हम लोग कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से राइट टू इक्वालिटी इंडिया में प्रोवाइड की गई है, तो किस तरीके से अमेरिका में प्रोवाइड की गई है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से ही पूछे जाते हैं, इसी अप्रोच से पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसी अप्रोच से अपने अध्ययन को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ये बात मैंने शुरू में स्पष्टीकरण के रूप में इसलिए बता दी क्योंकि आप लोग अभी नए नए बच्चे हो, तैयारी करने वाले, तमाम स्रोतों से गुमराह होते रहते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप में कॉन्फिडेंस आता रहता है, क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि आप गुमराह ज़्यादा होते हो, परेशान ज़्यादा रहते हो कि क्या ये भी पढ़ लूँ, क्या वो भी पढ़ लूँ, क्या ये करूँ, क्या क्यों, क्योंकि लॉट्स ऑफ मटीरियल्स आर देयर इन मार्केट। जब आप मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ, किसी शॉप पर खड़े हो जाओ तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, यूट्यूब देखना शुरू करो तो और कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो तरह तरह के लोगों को सुनना शुरू करो तो और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको लगा कि हे भगवान, ये तो बहुत ज़्यादा है, क्या सब पढ़ना पड़ेगा, या इनमें से क्या पढ़ना पड़ेगा, या इनमें से क्या बेस्ट है, या इनमें से क्या छोड़ना पड़ेगा। ये सब कुछ आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है ना, डिसाइड करना। तो आप शुरुआती दौर में जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आप परेशान बहुत रहते हो इन सारी चीज़ों को लेकर के, और आपके लिए परेशान होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपके मन में ये ललक होती है, आपके मन में ये इच्छा शक्ति होती है कि बस एक बार, अब की बार बेड़ा पार। आपके मन में यही ललक होती है कि भाई इस बार एग्जाम दे तो फाइनल सफलता लेकर के जाए। तो जब अब की बार बेड़ा पार, तो ये जो आपके मन में उद्बोधन है, उद्घोष है कि अब की बार बेड़ा पार, ये आपके लिए चिंताएं पैदा कर देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत कर बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जो चीज़ जरूरी है वो छूट जाए, और इस वजह से आप हमेशा जो ये आपके मन में कौतूहल बना रहता है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आप ज़्यादातर इसमें परेशान रहते हैं। तो मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहूँगा और मैं आपको ये सजेस्ट दूंगा कि आप जैसे यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं तो आप आंख बंद करके विश्वास करके कीजिए। जो हमने पहले ही बता दिया पॉलिटी शुरू करने से पहले कि जो दायरा हम लोग पॉलिटी में कवर कर लेंगे, यकीन मानो उतना अगर आपने पढ़ लिया तो पॉलिटी केवल आपको सफलता नहीं दिलाएगी, बल्कि पॉलिटी आपको मेरिट में स्थान दिलाने के लिए योगदान करेगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि अगर जितना हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, जितना समझाएंगे, उतना अगर समझ लेते हो, उतना कार्य कर लेते हो जो हम आपको क्लास में बताएंगे, तो पॉलिटी आपको मेरिट में स्थान दिला देगी। सिलेक्शन तो दूर की बात है, वो आपको मेरिट में स्थान दिला देगी। तो इसलिए विश्वास के साथ पढ़ो, जो भटकाव है भटकाव मत पालो, फर्म डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, दृढ़ निश्चय लेना, दृढ़ निर्णय करना बेहद जरूरी है। जब आप किसी उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हो, सफलता के लिए आगे बढ़ते हो, तो संकल्प शक्ति का विकसित होना बहुत जरूरी है। बच्चे, सफलता उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनमें संकल्प शक्ति की मात्रा मजबूत होती है। जिन बच्चों में संकल्प शक्ति कमजोर होती है वे सफलता से उसी अनुपात में दूर होते चले जाते हैं जिस अनुपात में संकल्प शक्ति कमजोर होती है। इसलिए संकल्प शक्ति को मजबूत करना सीखो, और जब आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी तो इस तरीके के जो भटकाव हैं आपके, या इस तरीके के जो कंफ्यूजन्स रहते हैं ज़्यादातर आपके दिमाग में होते हैं, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएंगे। मैं नहीं कहूँगा कि एक बार में खत्म हो जाएंगे, संभव नहीं है। मानव मन है, मानव व्यवहार है, अचानक इलेक्ट्रिसिटी करंट की तरीके से नहीं आता कि आपने स्विच ऑन किया और फैन चालू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी करंट हो गई, आपने ऑफ किया और फैन बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, है ना। मानव व्यवहार है। धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में ढालोगे, जब धीरे धीरे आप अपने चिंतन में इस चीज़ को ढालोगे, तो आपका व्यक्तित्व उसी के अनुरूप ढल जाएगा। इसीलिए इस बैच का नाम भी संकल्प है कि आप अपनी संकल्प शक्ति विकसित करो, और इस संकल्प शक्ति के साथ तैयारी करो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जब आप परिश्रम करेंगे, हम सब आपका सहयोग करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले अब इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को समझते हैं, डिकोड करते हैं डिटेल में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी हमने बताया हर देश की राज व्यवस्था है, हमें भारत की राज व्यवस्था यानी भारत की सरकार की व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है कि इंडियन गवर्नमेंट्स कैसे बनती हैं, क्या काम करती हैं। तो अब जो पाठ्यक्रम है हमारा, सिलेबस है हमारा, यहाँ पर हम लोग सिलेबस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जो दिया गया है यूपीएससी की तरफ से, उसमें टॉपिक कम लिखे हुए हैं, हम उनको डिकोड करने जा रहे हैं, हम उनको ओपन करने जा रहे हैं, हम उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो हमारे टॉपिक बढ़ेंगे। तो अब कैसे क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। आज का सत्र तो हमारा परिचय सत्र ही रहेगा, इंट्रोडक्शन ही रहेगा। कल से हम लोग कुछ मूलभूत संकल्पनाओं के विषय में चर्चा करेंगे जो पॉलिटी की समझ को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि भाई हम सरकार के विषय में पढ़ना चाहते हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भाई सरकार क्या होती है,
सरकार कैसे बनती है, सरकार क्यों बनाई जाती है, क्या सरकार के पास असीमित शक्तियां होनी चाहिए या सरकार के पास सीमित शक्तियां होनी चाहिए। अच्छा, एक बात मान लो, सरकार हमने बनाना शुरू किया, तो अगर हम सरकार बनाते हैं तो सरकार काम कैसे करेगी? सरकार को काम करने के लिए कोई दिशा निर्देश देने वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई दस्तावेज होना चाहिए जिसके आधार पर सरकार काम करे। तो हम लोग जानते हैं ऐसा दस्तावेज संविधान कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो फिर संविधान क्या होता है? संविधान का केवल लिखित ही होता है या अलिखित भी हो सकता है? अगर संविधान बनाया गया तो क्या संविधान के अनुसार सरकारों का कार्य करना जरूरी है? भाई, संविधान तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन क्या वहां संविधान के अनुसार सरकार चलती है? नहीं। पाकिस्तान में सरकार शरीयत के मुताबिक चलती है, संविधान के मुताबिक नहीं। हालांकि उन्होंने अपना संविधान शरीयत के मुताबिक ही बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां संविधान पर शरीयत हावी हो जाता है समय समय पर। तो क्या अगर संविधान बना के सरकार चलाई जा रही है तो फिर ऐसे देश में संविधान का मतलब क्या है? अगर संविधान बनाया गया और संविधान के ऊपर शरीयत को हावी कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान के लिए संविधान बनाने का मतलब क्या है फिर? तो जब हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो संविधान के बारे में पढ़ने के साथ साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि संविधान के अनुसार सरकारें चलाई कैसे जाती हैं। इसको हम लोग संविधानवाद कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं कि संविधान के अनुसार सरकार चले और सरकार असीमित शक्तियों वाली ना हो, सीमित शक्तियों वाली हो। जैसे हमारा चीन है पड़ोसी ना, ये दोनों खतरनाक पड़ोसी हैं। वैसे पड़ोसी अच्छा हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों अच्छे पड़ोसी नहीं है। तो चीन में तानाशाही शासन है, निरंकुश शासन है, मनमाना शासन है। वहां आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। वहां अगर आप आजादी मांगोगे, जैसे भारत में अक्सर नारे लगते रहे कि हमको चाहिए आजादी, चीन में लगा के देखो, मिल जाएगी आजादी हमेशा के लिए, ऊपर भेज देंगे, वो खड़े कर गोली मार देंगे। तो वहां तो तानाशाही शासन है, संविधान तो वहां भी है। फिर ऐसे संविधान का क्या औचित्य जहां इस तरीके की तानाशाही हो? तो जब हम लोग संविधान के बारे में चर्चा करते हैं तो संविधान के बारे में चर्चा करने के दौरान हमें संविधान से संबंधित इन डायमेंशन को भी समझना होता है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि संविधान के अनुसार किस तरीके से हमारे देश की व्यवस्था चलाई जाती है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं शरीयत क्या होता है? इस्लामिक परंपराएं हैं, इस्लाम धर्म के अनुसार कुछ परंपराएं विकसित की गई हैं, व्याख्या की गई है, कानून जो कुरान है उनके यहाँ उसकी व्याख्या की गई है, उसको शरीयत कहते हैं। जो इस्लामिक कंट्रीज में, जैसे चूंकि पाकिस्तान का हमने एग्जाम्पल दिया, तो हमने कहा कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पर शरीयत हावी होता है। यानी जो धर्म की परंपराएं विकसित की गई हैं, धर्म की व्याख्या करके जो नई नई परंपराएं, नई नई प्रथाएं विकसित कर दी गई हैं, तो वहाँ धर्म की परंपराओं, धर्म की प्रथाओं को संविधान के ऊपर मान्यता दे दी जाती है। मेरे कहने का आशय ये है जो आपने लिखा। तो ठीक है, तो जब हम लोग इस मूलभूत संकल्पनाओं के विषय में चर्चा करेंगे तो ये सारे डायमेंशन है इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब जब हम लोग सरकार समझते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई सरकार राज्य के लिए बनाई जाती है। तो राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है, स्टेट क्या है, नेशन क्या है, कंट्री क्या है, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, स्टेट ना, इस तरीके के कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट। तो पहले हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स के विषय में चर्चा करेंगे। फिर इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद, इन कॉन्सेप्ट्स को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा एक फाउंडेशन बना देते हैं। जैसे जब मकान बनता है तो मकान बनने के लिए एक नींव डाली जाती है। नींव जितनी मजबूत होती है उतनी ही व्यवस्था, उतनी ही मकान की व्यवस्था मजबूत होती है, मकान उतना मजबूत होता है। तो ये एक तरीके से आपके लिए नींव का कार्य करेगा और इस नींव के बाद फिर हम लोग पॉलिटी की इमारत धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग संविधान के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हर देश के लिए एक संविधान बनाया जाता है और उस देश की सरकार संविधान के अनुसार ही बनाई और चलाई जाती है। सभी सभ्य राष्ट्रों के लिए यही व्यवस्था अपनाई गई है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सभी देशों में अपना उनका संविधान है और उसी संविधान के अनुसार सरकार बनती और चलती है। इसलिए संविधान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है और उसी के अनुसार सरकारों का निर्माण और सरकारों का संचालन किया जाता है, जिससे सरकारें एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार चलें और कार्य करें। यही कारण है कि जब हम लोग भारतीय राज व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए जिस संविधान की रचना की, हमें उस संविधान की विशेषताओं को, उस संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करना होता है, यानी संविधान में लिखी गई बातों का अध्ययन करना होता है और उसी के आधार पर हम लोग संविधान का अध्ययन करते हुए चले जाते हैं और सरकारों का अध्ययन भी हमारा कंप्लीट होता चला जाता है। तो हम लोग फिर भारतीय संविधान के विषय में अध्ययन की शुरुआत करेंगे। यहीं से सरकारों के अध्ययन की श्रृंखला शुरू होगी और भारतीय संविधान, इसका परिचय कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कैसे है, तो बाकी जो फैक्चुअल बातें हैं वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, अनुसूचियां होती हैं, शेड्यूल होती हैं। क्या होते हैं ये सब, क्यों बनाए गए हैं ये सब, क्या पर्पस रहा है इनका, एक इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो भारतीय संविधान का परिचय और परिचय के साथ विशेषताएं। अब भारतीय संविधान की जब विशेषताएं हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो बहुत सारी विशेषताएं हमें पढ़नी होती हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी विशेषताओं की ही चर्चा करेंगे जो हम लोग आगे कवर नहीं करेंगे। बाकी जिन विशेषताओं को आगे कवर करेंगे यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ विशेषताएं जैसे
हम लोग कहते हैं कि भाई भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विशालतम संविधान है, जेनिक्स ने कहा है। फिर उन्होंने आलोचना भी कह दी कि भाई भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, लॉयर्स पैराडाइज है। फिर भारतीय संविधान को ग्रहीत संविधान भी कहते हैं हम लोग, एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ग्रहण किया गया संविधान भी कहते हैं। फिर भारत के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण भी अपनाया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर भी अपनाया गया है। क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, हम लाएंगे जब एक टॉपिक कवर करेंगे तो आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे, तो आप देखोगे सेपरेशन ऑफ पावर्स पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के आधार पर सरकारें कैसे बनती हैं, तो एक तो अमेरिका का तरीका है सरकार बनाने का, एक भारत का या ब्रिटेन का तरीका है सरकार बनाने का। तो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत सरकारें कैसे जन्म लेती हैं? हमारे यहाँ इसके तहत पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है, इसको हम लोग संसदीय प्रणाली कहते हैं। अमेरिका में जो व्यवस्था अपनाई गई है उसको प्रेसिडेंशियल कहते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं। तो कैसे ये प्रणालियां जन्म लेती हैं, इन प्रणालियों की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कमियां और अच्छाइयां होती हैं? हमने क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म अपनाया, हमने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, क्यों हमने प्रेसिडेंशियल नहीं अपनाया? प्रेसिडेंशियल अपनाने के लिए हमारे यहाँ कभी कभी विचार दिया जाता रहा, क्यों हम नहीं फॉलो करना चाहते? हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या क्या चैलेंजेस आ गए हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भाई संसद जब हमारे यहाँ काम करती है तो ज्यादातर संसद की बैठकें बिना फ्रूटफुल रिजल्ट के खत्म हो जाती हैं। संसद सदस्य जब संसद में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो वाक और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, बोलने की आजादी के नाम पर, संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर तांडव ज्यादा करते हैं, हंगामा ज्यादा करते हैं। वो कहते हैं यही हमारा तरीका है, यही हमारा अधिकार है, संसद यही हमें अधिकार देती है, संविधान यही हमें अधिकार देता है। गलत बात है। संविधान में के अंतर्गत जो बोलने की आजादी दी गई है वो चर्चा करने के लिए दी गई है, दूसरे को गालियां देने के लिए नहीं, दूसरे के ऊपर फप्तियां कसने के लिए नहीं, दूसरे की आलोचना करने की आजादी दी गई है, लेकिन तथ्यों और तर्कों के आधार पर आलोचना करने की आजादी दी गई है, व्यक्तिगत आलोचना करने की आजादी नहीं। क्योंकि जब आप संसद सदस्य के रूप में बैठते हैं तो आप राष्ट्रहित के बारे में चिंतन करते हैं, लोकहित के बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन दूर दूर तक ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता। आज की हमारी संसद की गतिविधियों में यह बेहद चिंता की बात है कि किस तरीके से संसद की गरिमा, संसद की भूमिका, संसद की छवि निरंतर धूमिल होती जा रही है, गिरती जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं, यानी भारत के नागरिक भी हैं, क्योंकि जागरूकता का परिचय नहीं देते। ऐसे संसद सदस्यों को चुन करके हम भेजते हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपराधिक छवि के हैं, और इतना ही नहीं, केवल आपराधिक छवि के ही लोग नहीं हैं, वे संसद की गतिविधियों में सकारात्मक दृष्टिकोण से भागीदारी भी नहीं निभाते। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये गलती जनता की भी है। इन सारे नजरिए से हम लोग चर्चा करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, यानी भारत के सिस्टम की। इस पर क्वेश्चन भी मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जो पर्सपेक्टिव हमारे एग्जामिनेशन के लिए बेहद जरूरी है, वो सारा पर्सपेक्टिव हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो विशेषताओं में जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत का संविधान विशालतम संविधान है, या ग्रहीत संविधान है, शक्ति पृथक्करण है, संसदीय प्रणाली है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा हम लोग संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत करेंगे। और यहीं से सरकारों के निर्माण का धरातल निर्मित हो जाता है कि भाई सरकारें, शक्ति पृथक्करण से ही सरकारों का गठन होता है। क्योंकि शक्ति पृथक्करण कहता है क्या है डिटेल में, वो सब क्लास में चर्चा करेंगे विस्तार में, अभी चिंता मत करो, बस अभी समझते चलो कि हम लोग किस तरीके से क्या पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का ऑर्डर है वो आपको किताबों में या अन्य जगहों से बिल्कुल मिसमैच लगेगा। और ये ऑर्डर मैंने इसलिए डिजाइन किया है जिससे आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना हम लोग, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो आप जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हो उसी तरीके से ये आपकी पॉलिटी तैयार होती चली जाएगी। तो शक्ति पृथक्करण से ही सरकार का गठन होगा। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीन तरीके के ऑर्गन होते हैं। इसी आधार पर हम लोग सरकारों के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले सरकार के अध्ययन के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। हमने बताया कि सरकारें, जैसे हमारे यहाँ मोटे तौर पर भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भारत सरकार को संघ सरकार कहा गया है, यूनियन कहा गया है, यूनियन गवर्नमेंट कहा गया है। बोलचाल में हम लोग इसको केंद्र सरकार कहते हैं, इसको हम लोग केंद्र भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है। लेकिन ये बोलचाल में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। संवैधानिक रूप से केंद्र शब्द का प्रयोग भारत सरकार के लिए नहीं है। संविधान में भारत सरकार के लिए संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। हम भी यहाँ पर जो संविधान में शब्दों का प्रयोग किया गया है, संविधान सम्मत शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। जो व्यवहार में प्रचलन में है उनको अवश्य आपको बताएंगे, लेकिन लिखने पढ़ने में संविधान सम्मत शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। तो हम लोग संघ सरकार के बारे में चर्चा की शुरुआत करेंगे, यानी यूनियन गवर्नमेंट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। संघ का मतलब यहाँ कोई दूसरा अर्थ मत लगाना, संघ का मतलब यहाँ भारत सरकार है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में संघ के लिए, भारत सरकार के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों, ये भी बताएंगे आपको, ये एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे ऐसा क्यों किया गया है। अब जब भी हम सरकार की बात करते हैं तो मोटे तौर पर हम ये जानते हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्यों होते हैं तीन? चार क्यों नहीं होते? दो क्यों नहीं होते? पांच क्यों नहीं होते? इसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे कि क्यों तीन अंग होते हैं। तो सरकार के तीन अंग हैं, उन तीन अंगों की एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले संघ सरकार की कार्यपालिका पढ़ेंगे हम लोग, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। और इस कार्यपालिका में जितने कार्यपालिका के अंग हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जानते हैं आप सब, नाम सुनते हैं, देखते भी हैं,
कैसे ये बनते हैं, क्या काम करते हैं, क्या इनको शक्तियां दी गई हैं, क्या इनका स्टेटस है, क्या राष्ट्रपति की भूमिका है। जैसे मान लो राष्ट्रपति पढ़ेंगे हम लोग, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के साथ इसका पूरा सेटअप, क्या इसकी सेवा शर्तें हैं, क्या योग्यता है, कैसे शपथ लेता है, क्या इसकी शक्तियां हैं, शक्तियों में सारी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, विधायिका, सैनिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, तमाम शक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है, कभी कभी उन शक्तियों को लेकर के प्रश्न भी उत्पन्न किए जाते हैं, उन पर आलोचनाएं भी की जाती हैं। जैसे राष्ट्रपति आप जानते हो कुछ दंड को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को क्षमा कर देता है, यानी अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है। तो जब राष्ट्रपति दंड को क्षमा कर देता है तो ये भी आलोचना के केंद्र में आता है। इसकी आलोचना क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो भी चुनौतियों के केंद्र में रहता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, इतना तो हमें पता है ना, बाकी क्यों है, कैसे है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। फिर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अगर ऐसा ही करना था तो क्यों बनाया गया, सीधे सीधे प्रधानमंत्री को शक्तियां दे देते। राष्ट्रपति को बनाने का औचित्य क्या है, राष्ट्रपति पद को बनाने का औचित्य क्या है जब उसके पास कोई शक्तियां ही नहीं है। उसका महत्व क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, वो सरकार के अभिभावक के रूप में काम करता है, किस तरीके से काम करता है, हमारे पिछले राष्ट्रपतियों ने किस तरीके से भूमिका निभाई है, उन सबका उदाहरण लेते हुए हम लोग राष्ट्रपति के बारे में केवल कॉन्सेप्चुअल चर्चा ही नहीं करेंगे बल्कि इन सब की एनालिसिस भी करेंगे। अब जैसे देखो, वर्तमान समय में गठबंधन सरकार ने जन्म लिया है, साझा सरकार ने जन्म लिया है, यानी अनेक दलों की सरकार बनी है। तो गठबंधन सरकार क्या होती है, क्यों बनती है गठबंधन की सरकार, कैसे बनती है गठबंधन की सरकार। अब जब गठबंधन की सरकार बनी है तो गठबंधन की सरकार में राष्ट्रपति की भूमिका क्या चेंज होती है, हाँ होती है। कुछ तो चेंज आता है राष्ट्रपति के रोल में, तो राष्ट्रपति के रोल में क्या चेंज आता है, राष्ट्रपति की भूमिका में क्या परिवर्तन आता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी जितना पढ़ लेंगे, हमने पहले ही कहा कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे सिलेबस का, और जितना पढ़ लेंगे क्वेश्चन उसके दायरे से बनने की उम्मीद नहीं रहेगी, विश्वास हमारा यही है। तो इसी तरीके से एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, क्या है ये सब, कैसे काम करते हैं, सब बताएंगे आगे आपको। ये कार्यपालिका के अंग कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ये संविधान में लिखे गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कार्यपालिका के अंगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में संरचना के रूप में नहीं किया गया है, लेकिन प्रयोग किया जाता है। मंत्रिमंडल समितियों का भी प्रयोग होता है। अभी देखो, जब वर्तमान प्रधानमंत्री ने शपथ लिया तो शपथ लेने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल समितियों का पुनर्गठन किया। समाचार पत्रों में खबर आई थी, आपने भी पढ़ा होगा, उम्मीद है। पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है डेली, ये ध्यान रखना। तो उन्होंने कैबिनेट कमेटीज का पुनर्गठन किया। तो क्या होती है कैबिनेट कमेटीज, मंत्रिमंडल समितियां क्या होती हैं, क्यों बनाई गई हैं, क्या काम होता है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, इन सारी बातों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार चलाने में उपयोगी है, नंबर एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। तो जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारा दायरा हम यहां पर कवर करेंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो या ना दिया हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, कैबिनेट सेक्रेटरीट है, केंद्रीय सचिवालय है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये सारे पार्ट, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे, फिर भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि प्रश्न बनने की संभावनाएं जन्म लेती हैं यहां से, इसलिए हम लोग कवर करेंगे। तो ये दायरा हम लोग कवर करेंगे कार्यपालिका के बारे में। अब देखो, जब हम लोग टॉपिक ओपन कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए बोर्ड पर मिलेंगे। तो आप ये मत सोचना कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा मैंने लिख दिया बोर्ड पर। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि सब टॉपिक्स भी हम ओपन करते चल रहे हैं, सब टॉपिक्स भी हम ओपन करते चल रहे हैं, जिससे आपके लिए एक पिक्चर क्लियर हो कि हाँ पॉलिटी वास्तव में है क्या, हमारे लिए क्या क्या पढ़ना होता है डिटेल में। तो इसलिए हम करते चल रहे हैं। बाकी सिलेबस तो बहुत छोटा है, जब आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस में देखोगे जो यूपीएससी ने दिया है, लेकिन हम इसको ओपन कर रहे हैं जिससे आप उस दायरे को, कोई भी दायरा आपसे छूटे नहीं, कोई भी दायरा आपसे बचे नहीं। कार्यपालिका के बाद हम लोग संघ का विधानमंडल, संघ के विधानमंडल को संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। हर देश का अपना विधानमंडल होता है, उसके अपने अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे अमेरिका की जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उसको कांग्रेस कहा जाता है। जापान की जो विधायिका है उसको डॉयट कहते हैं। ब्रिटेन की जो विधायिका है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। हमने भी ब्रिटेन से नाम लिया और हमने भी अपनी विधायिका को संसद कहा, पार्लियामेंट कहा। तो पार्लियामेंट के बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अब पार्लियामेंट की संरचना कैसे निर्मित होती है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, इसकी कार्यप्रणाली कैसे होती है, संसदीय प्रक्रियाएं कैसे चलती है, संसदीय कार्यवाही कैसे चलती है। अब संसदीय कार्यवाही में रोजमर्रा की कार्यवाही भी होती है। जैसे आप देखो, संसद के सदस्य प्रश्न पूछते हैं, है ना। अभी पिछली बार की जो संसद थी, उसमें एक संसद सदस्य को सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कि मान लो कोई व्यक्ति संसद सदस्य है, तो वो किसी उद्योगपति को या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए एक सवाल संसद में पूछेगा जिससे उसको बेनिफिट मिलेगा, रिश्वत दे दो, हमें पैसा दे दो। तो ऐसी भी रिश्वतखोरी है। और बड़े मजे की बात ये है, ये तो चलो, ये पहली बात नहीं है कि सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली गई है। संसद सदस्यों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहते हैं। जांच में कभी कभार दोषी पाया जाता है किसी को, ज्यादातर लोग दोषी नहीं पाए जाते, इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ कौन गवाही देगा, जो गवाही देगा वो कभी जीवन जीने लायक बचेगा नहीं, या तो मार देंगे या मरवा देंगे या हाथ पैर तोड़वा देंगे, यही सब करते हैं नेता लोग। तो ऐसी दशा में ज्यादातर गवाहियां उनके खिलाफ मिल नहीं पाती हैं, और नहीं मिल पाती तो ज्यादातर लोगों को पनिशमेंट नहीं मिल पाता। लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि हमारे देश की जनता इतनी जागरूक है कि जिसको रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया, उसको फिर से इस बार संसद सदस्य बना दिया कि बहुत अच्छा किया तुमने रिश्वतखोरी की, जाओ इस बार भी रिश्वतखोरी करना। तो फिर से रिश्वतखोरी करने के लिए जीत कर भेज दिया गया। तो इसलिए
लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे, इसके लिए हमारा और आपका जागरूक होना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में खूब लोकतंत्र पर वीडियोस यूट्यूब पर डाले गए, लेकिन वो सारा लोकतंत्र यूट्यूब के ज्ञान के माध्यम से जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो तो अपने अपनी भड़ासे निकाल रहे हैं जो लोग बता रहे हैं, या उनका अपना एक कोई विजन है, एक कोई दृष्टिकोण है, या कहीं से एक तरीके का अप्रोच है जिसको वो लेकर के चल रहे हैं। सही लोकतंत्र वही है जिसको हम जीते हैं, और सही लोकतंत्र वही है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा हित और हमारे भविष्य का हित किसमें निहित है, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य किसमें निहित है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग इस बात को समझ नहीं पाता। वो तरह तरह के प्रलोभनों से, तरह तरह के भय और दबावों से, तरह तरह की संकीर्णताओं से प्रभावित हो जाता है, और वह लोकतंत्र का सही तरीके से उपयोग नहीं करता, बल्कि एक तरीके से कहें कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाता है। तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि बिना इसके लोकतंत्र की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो संसदीय कार्यवाही के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर स्पीकर की भूमिका है, स्पीकर की भूमिका अक्सर चर्चा के केंद्र में रहती है, उसकी समीक्षा की जाएगी। विपक्ष की भूमिका अक्सर चर्चा के केंद्र में रहती है, विपक्ष की भूमिका की समीक्षा की जाएगी। इन सब की समीक्षा करेंगे हम लोग। संसदीय विशेषाधिकार, जिसको हमने अभी बताया कि संसद सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, और विशेषाधिकार हमने इसलिए दिए हैं जिससे संसद का कामकाज ठीक तरीके से चले, लेकिन इन्होंने संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करके संसद में तांडव करने के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए संसदीय विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। तो हमें संसदीय विशेषाधिकार के महत्व को समझना होगा, इसको हमें लिमिटेड, इसको हमें सीमित करना होगा। कैसे करना होगा वो सब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर, इत्यादि इन सारी बातों की चर्चा होगी। और संसदीय समितियाँ, संसद अपना कामकाज समितियां गठित करके करती है, कैसे संसद में समितियों का गठन किया जाता है, संसदीय समितियां किस तरीके से संसद के कामकाज को सुविधाजनक बनाती हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग यहाँ पर विस्तार से करेंगे। तो पार्लियामेंट के बारे में ये सारी चर्चा होगी। अब देखो, सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन अब कार्यपालिका में हम लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबको देखा। फिर संसद में हम लोग संसद के इन सारे पहलुओं की चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर अब आता है संघ की न्यायपालिका, जिसे हम लोग उच्चतम न्यायालय कहते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय हम लोग अलग पढ़ेंगे। क्यों? हमने शुरू में बताया कि जिस ऑर्डर में किताबें लिखी गई हैं, पॉलिटी की किताब या जो भी आप गाइड बुक या नोट जो भी आप उठाओगे, हमारे यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि किताब लिखने का अपना एक पैटर्न है, अपना एक डिसिप्लिन है। बुक राइटिंग एक तरीके की सेपरेट डिसिप्लिन है, तो वो अपने डिसिप्लिन में लिखी जाती है। लेकिन हमें आपको किताब नहीं पढ़ाना ना। कुछ बच्चे कभी कभी पूछा करते थे कि सर आप ये वाली किताब पढ़ाओगे क्या? तो मैं कहता हूँ कि बच्चे, मैं आपको किताब नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आया हूँ, किताब पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। तो जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी का जो सार है ना, उस सार के मुताबिक पढ़ते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पढ़ने के लिए जो सिलेबस डिजाइन किया है वो बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया है। तो यहाँ पर हम लोग संसद के बाद फिर राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, राज्य आ जाएंगे और राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे। न्यायपालिका को यहाँ से शिफ्ट करेंगे और आगे पढ़ेंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ आपको, और क्यों करेंगे ये भी बताता हूँ, वही बताऊंगा आपको। जब राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है। अभी देखो, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद भी खूब गहरे हुए हैं, राज्यपाल की भूमिका विवादों में भी रही है। तो इन सारी बातों की चर्चा होगी, नियुक्ति आदि के साथ। मंत्रिपरिषद, और राज्यों में महाधिवक्ता भी होता है, एडवोकेट जनरल होता है। ये राज्य की इकाइयां होती हैं, लेकिन ये इकाइयां कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। कुछ और भी इकाइयां हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है, तो हम लोग उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे राज्य का सचिवालय है, सेक्रेटरिएट है। क्या होता है जानना चाहिए। जब आप आईएएस बन जाओगे तो यहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी, जिले में तो मिलती ही है, लेकिन यहाँ भी पोस्टिंग मिलेगी आपको। राज्य का निदेशालय है, यहाँ भी मिल जाती है पोस्टिंग। राज्य का सचिवालय और राज्य का निदेशालय, यहाँ भी पोस्टिंग मिली। तो क्या होते हैं ये सब, हम लोग संक्षेप में जानेंगे। मुख्य सचिव है, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है, और यूपीएससी ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया था वो गलत दिया है, क्योंकि यूपीएससी 1 साल बाद आंसर जारी करता है। तो 1 साल बाद जब आंसर जारी करता है तो यूपीएससी ने अगर गलत आंसर जारी कर दिया तो आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। कुछ बच्चे लाभ उठा जाते हैं जिन्होंने गलत आंसर किया था और यूपीएससी ने सही मान लिया, और कुछ बच्चों ने वास्तव में सही आंसर किया था और यूपीएससी ने गलत आंसर दिया है, तो तभी उन बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो अब यूपीएससी के एग्जामिनेशन सिस्टम में ये लूप होल तो है, ये ड्रॉबैक तो है, ये कमी तो है, लेकिन अब इस कमी को कैसे दूर किया जाए ये भी चैलेंजिंग टास्क है। जब यूपीएससी पढ़ेंगे तब कोशिश करेंगे बताने के लिए, लेकिन यूपीएससी को दूर करना चाहिए ये कमी। जैसे 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर शीट अभी 2024 में जारी की यूपीएससी ने। 2023 में जो एग्जाम हुआ था, और 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ एक क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्प्यूटेड थे। डिस्प्यूटेड इसलिए थे कि एक से ज्यादा विकल्प सही थे और ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस के थे। तो यूपीएससी को लेटर लिखा गया कि भाई ये कौन सा तरीका है क्वेश्चन पूछने का, और या तो फिर तुम तुरंत आंसर शीट जारी करो और ये बताओ कि तुमने किसको सही माना है। यूपीएससी ने विवाद बढ़ता देख अपना पल्ला झाड़ लिया, और जब आंसर शीट जारी की गई तो आंसर शीट जारी करने में यूपीएससी ने यह बताया कि हमने उस क्वेश्चन को हटा दिया, यानी 100 क्वेश्चंस में से केवल 99 क्वेश्चन में ही कॉपी चेक हुई। एक क्वेश्चन को, पॉलिटी के उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। क्या जरूरत है भाई इस तरीके का एग्जाम लेने की? साल भर मिला करके यूपीएससी का एक कॉकस होता है, टीचर्स का एक ग्रुप होता है,
जिनकी जिम्मेदारी है साल भर में प्री और मेन के क्वेश्चन बनाना। 365 दिन मिला करके तुम 100 सही जवाब वाले सवाल नहीं बना सकते हो। तुम्हारे पास इतने घटिया टीचर हैं, तुम्हारा जो एग्जामिनर्स का ग्रुप है वो इस तरीके का है, तो ये सवाल उत्पन्न करता है यूपीएससी की क्षमता और उसके चयन की क्षमता पर। यहां पर इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। फिलहाल वो एक अलग बातें हैं, उसको आप जाने दो, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन में ही ऐसा होता है, 99% क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता। एक आध क्वेश्चन हर साल ऐसे यूपीएससी में रहते हैं। तो मुख्य सचिव वाली मैं बात बता रहा हूं कि मुख्य सचिव में भी जो यूपीएससी ने सवाल पूछा था, तो यूपीएससी ने आंसर गलत दिया था। हमने सही पढ़ाया था क्लास में, हमसे बच्चों ने सवाल पूछना शुरू किया जब आंसर शीट आई कि सर देखिए यूपीएससी ने तो ये आंसर दे दिया, आपने नोट्स में ये लिखाया है। तो मैंने बच्चों को जो सरकारी दस्तावेज हैं, मैंने उन सरकारी दस्तावेजों की कॉपी निकलवाई और सरकारी दस्तावेजों की कॉपी निकलवा करके मैंने बच्चों को दिखाया। मैंने कहा ये देखो, ये है सरकारी दस्तावेज में इस टॉपिक की असलियत। तब बच्चों को समझ में आया कि यूपीएससी ने तो पूरी तरीके से गलत आंसर दिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी कभी कभी बनाता है। लेकिन जाने तो मैंने पहले कहा कि एक दो में इस तरीके के दिक्कतें आती हैं, लेकिन ज्यादातर अब चूंकि यूपीएससी आलोचना के केंद्र में रहा है, पहले यूपीएससी की इतनी आलोचना नहीं होती थी, अब यूपीएससी भी आलोचना के केंद्र में है, यूपीएससी को भी हम लोग आईना दिखाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद की जाती है कि भविष्य में यूपीएससी इस तरीके की गलतियों से बचेगा, और संभवतः इस बार बचा है। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे संघ की संसद होती है, संघ की विधायिका, वैसे राज्यों की भी अपनी एक अलग विधायिका होती है जिसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, राज्य विधानमंडल कहते हैं। तो कैसे राज्य विधानमंडल की संरचना बनती है, इसमें एक विधान परिषद होती है, कुछ राज्यों में होती है, क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, सब चर्चा करेंगे। संरचना, कार्य ना इत्यादि, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विधानमंडल की भी। तो ये संघ की विधायिका कार्यपालिका, राज्य की विधायिका कार्यपालिका की चर्चा हो गई। अब बचा तीसरा अंग यानी न्यायपालिका। इसमें हम दोनों को क्लब कर देंगे, संघ और राज्य को जोड़ देंगे एक साथ, और हम बनाएंगे नया टॉपिक, भारतीय न्यायिक व्यवस्था। क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है हमारा। इसमें हम लोग उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का न्यायालय है, संघ का न्यायालय है, भारत सरकार का हिस्सा है। दूसरा हम लोग उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, हाई कोर्ट यानी जो राज्यों की न्यायपालिका है, और राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं जिनको जिला अदालतें कहते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सबके साथ जुडिशियल सिस्टम के लिए हमें और भी बहुत सारी बातें पढ़नी होती हैं, जहां बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवाद है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवाद और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवाद सेम है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, तो न्यायालय की अवमानना को लेकर के जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का है, वही मुद्दा हाई कोर्ट का है, सेम है। तो इसलिए हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को क्लब कर लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोगों ने अपनाई है, तो उन सारी बातों के विषय में विभिन्न मुद्दे, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति है, अक्सर विवादों में रही है। कॉलेजियम, अभी पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की एक लिस्ट, एक पंजाब और हाई कोर्ट से छपने वाले एक पेपर में निकली है मेरे पास। उसमें सारे न्यायाधीशों को का नाम लिखा गया और बताया गया कि उनकी रिश्तेदारी कहाँ है, यानी कैसे वो विरासत और परंपराओं से न्यायाधीश बनते चले आए हैं, यानी परिवारवाद और वंशवाद किस तरीके से न्यायपालिका में हावी है। वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति के पिताजी भी पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति थे। हालांकि वो एक अलग बात है, वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति की काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। वो एक बेहतर इंटेलिजेंस वाले इंसान है और अच्छी कानूनी समझ रखने वाले इंसान है। तो हमारे जो वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति, उनकी जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। उनकी विद्वता, उनकी योग्यता पर प्रश्न उत्पन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन केवल एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, उस सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे भी चले जाते हैं जिनकी योग्यता पर प्रश्न उत्पन्न किया जा सकता है, जिसको मैं बहुत करीब से जानता हूँ और आपको बताने की कोशिश भी करूंगा बिना नाम लिए, क्योंकि नाम ले लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, व्यक्तिगत हो जाएगा। लेकिन चर्चा करेंगे हम लोग। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जनहित याचिका, पीआईएल जिसे आप कहते हो, लोकहितवाद या जनहित याचिका, कुछ भी कह लो, हिंदी में बहुत सारे अनुवाद हैं। पीआईएल, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता के साथ, जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अति सक्रियता का टॉपिक भी चर्चा के केंद्र में रहता है। न्यायिक अति सक्रियता, जुडिशियल ओवररीच, क्या होता है न्यायिक सक्रियता, क्या होती है न्यायिक अति सक्रियता, ये सब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा न्यायिक संयम या जुडिशियल निर्बंधन भी कहते हैं हम लोग, हिंदी में कई अनुवाद किए जा सकते हैं। जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ये सारी अवधारणाएं, इन सारी अवधारणाओं के साथ हम लोग और भी बहुत सारी बातें न्यायपालिका के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे न्यायपालिका के क्षेत्र में जो नए नए कॉन्सेप्ट उत्पन्न है, जैसे विधिक सहायता, कानूनी सहायता, विधिक सहायता पर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। लोक अदालत, नाम सुना होगा आप लोगों ने, हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर क्या होती हैं। ग्राम न्यायालय, प्ली बार्गेनिंग, परिवार न्यायालय,
माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम न्यायपालिका से रिलेटेड है। मध्यस्थता अधिनियम, मीडिएशन एक्ट, ये 1996 का है, ये अभी बना है 2023 का है। अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, इसको हमारे सिलेबस में लिखा गया है अर्ध न्यायिक संस्थाएं। अर्ध न्यायिक संस्थाएं, न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म बहुत चर्चा के केंद्र में है, इत्यादि। ये सब अब आप देखो कितना टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग जुडिशरी में, कितना टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि जितना पढ़ लेंगे उसके बाहर से सवाल नहीं आएगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम सवाल बनने की संभावना है वो हम लोग कवर कर लेंगे। अब जुडिशियल रिफॉर्म पर आज लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हम लोग, 4.90 करोड़ केसेस पेंडिंग है भारतीय न्यायपालिका में। और जिस गति से मुकदमे निपटाए जा रहे हैं, अगर उसी गति से मुकदमे निपटें, उसमें कोई चेंज ना लाया जाए, तो 462 साल लगेंगे इन 5 करोड़ मुकदमों को खत्म होने के लिए। कितने? 462 ईयर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रुचिकर है, क्योंकि इसी सिस्टम में जा रहे हो ना, तो इस सिस्टम की इन कमियों को तो समझना ही पड़ेगा कि भाई क्या कमियां हैं, कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है। आप सुधार तो नहीं कर सकते क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में होगे, लेकिन आपके सजेशन पर ही राजनीति सुधार करती है, आपके सजेशन पर ही प्रधानमंत्री निर्णय लेगा। जो आप सजेस्ट करोगे उसी आधार पर डिसीजन मेकिंग होती है, उसी आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, उसी आधार पर नीतियां बनती हैं, उसी आधार पर कानून बनते हैं। तो ये सब कुछ जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ न्याय पाने में बड़ा विलंब होता है। मैंने एक केस की फाइल देखी थी, 2006 की बात है। 2006 में मैंने जब वो फाइल देखी तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि आप जानते हो वो केस कब फाइल हुआ था। वो केस फाइल हुआ था 1938 में। वैसे तो आप पढ़ते ही हो कि भाई इतने इतने केसेस पेंडिंग रहे हैं और इतनी लंबी पेंडेंसी रही है, लेकिन ये मैं जीता जागता उदाहरण हूँ आपके सामने। जब मेरे हाथ में फाइल आई तो मुझे लगा कि ये जो 38 है, ये मुंह इसका ये बंद होना रह गया, ये 88 होना चाहिए था 38 के बजाय। तो मैंने क्लर्क को बुला के डाटा, मैंने कहा ठीक से लिखो, ये मिसप्रिंट हो गया है। बोला नहीं सर, पढ़ो एक बार, पहले आप फाइल पढ़ लो। आप फाइल पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा। जब मैंने फाइल पढ़ी तो वास्तव में वो 1938 का केस था, 1938 में फाइल हुआ था, और 2006 में वो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो, उस समय तो नहीं निपटा था, 2006 में तो नहीं निपटा था, 2006 में वो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। अब आप कल्पना कर सकते हो कि जुडिशियल सिस्टम में पेंडेंसी कितनी खतरनाक है और अननेसेसरी है। कोई जरूरत नहीं, देर से मिलने वाला न्याय न्याय न मिलने के बराबर है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो हमें एक पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं और कैसे इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एक रेशनल आधार पर, एक तार्किक आधार पर हमारे पास एक समझ होनी चाहिए। हम यहाँ पर सारी चीजें तार्किक आधार पर पढ़ेंगे। अब भारत सरकार और राज्य सरकार की चर्चा हम इतना चर्चा करके कंप्लीट कर लेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार की, भारत सरकार और राज्य सरकार की चर्चा करने के बाद हमें यह पढ़ना होगा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच का रिश्ता कैसा है। यह रिश्ता क्या कहलाता है भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच का। क्योंकि अभी देखो नीति आयोग की बैठक चल रही थी और नीति आयोग की बैठक में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने आने से मना कर दिया, तो मैं नहीं आऊंगा। एक आए, बोल करके बाहर बोलने लगे, अंदर भी बोला बाहर भी बोला। अब क्या इश्यूज है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके, लेकिन कहने का आशय यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। संबंधों में तनाव भी रहे हैं, संबंधों में कड़वाहट भी रही है, संबंधों में विभिन्न प्रकार के इश्यूज हैं, मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमें समझना चाहिए। जब हम लोगों ने भारत सरकार और राज्य सरकार पढ़ लिया तो इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक है वो इनके संबंधों का है। लेकिन जब हम लोग भारत सरकार और राज्य सरकारों की संबंधों की चर्चा करते हैं तो संबंधों की चर्चा एक कॉन्सेप्ट के आधार पर है। उस कॉन्सेप्ट को संघीय प्रणाली कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो क्या होता है फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली? क्योंकि इसी प्रणाली के तहत भारत सरकार और राज्य सरकारों का रिश्ता तय होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये फेडरल सिस्टम बताता है। तो फेडरल सिस्टम में जो हम लोगों के यहाँ संघीय प्रणाली है क्या है, कैसे जन्म लेते हैं ये संबंध, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे ये सिस्टम जन्म लेता है, इसमें सहकारी संघवाद है जिसके लिए पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग काम करता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद है, कभी कभी संघर्षात्मक संघवाद भी जन्म लेता है। जैसे अभी नीति आयोग की बैठकों में आपको संघर्षात्मक संघवाद भी दिखा, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म भी दिखा आपको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ना तरह तरह के फेडरलिज्म के प्रकार हैं। और चूंकि हमने ये बात शुरू में ही बता दी है कि हम लोग बार बार ये नहीं लिखेंगे कि हर देश के संविधान से तुलना करेंगे, वो आप ऑटोमेटिकली आप ये समझ जाओ कि हर देश के संविधान से तुलना करते चलेंगे। जब संघीय राष्ट्रपतिवाद आदि पढ़ेंगे तब संघीय प्रणाली पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर वही होगा कि अमेरिका से, कनाडा से तुलना, जहाँ जहाँ रेलेवेंट तुलना है वहाँ से तुलना भी करते चलेंगे। तो इन सारी बातों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे।
समीक्षा करेंगे हम अपनी संघीय प्रणाली की। फिर संघ राज्य संबंध पढ़ेंगे, जिसको हम लोग केंद्र राज्य संबंध कहते हैं। संविधान संघ राज्य संबंध की बात करता है, यूनियन स्टेट रिलेशन की बात करता है, यानी भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच का संबंध कैसा है। इन संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। विधायी संबंध यानी कानून बनाने के आधार पर कैसा संबंध है, प्रशासकीय संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी प्रशासन चलाने के आधार पर, कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करने के आधार पर कैसे संबंध है। इसी में तरह तरह के विवाद आते हैं, जल बंटवारे का विवाद है, अंतर्राज्यीय परिषद का विवाद है, इन सब के बारे में। वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन, इन सब की चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में इन सब के साथ तमाम तरीके के मुद्दे भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जल विवाद, नदियों के जल बंटवारे को लेकर के जो विवाद है, इस तरीके के मुद्दे पढ़ेंगे। या अंतर्राज्यीय परिषद भी लिख लेते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा वित्त आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फाइनेंस कमीशन, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर में। इसके बाद एक और इकाई है जिसको हम लोग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। बोलचाल में इसको सीएजी कहते हैं, नाम सुना होगा। चर्चा हम लोग विस्तार से आगे करेंगे। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग यहीं पर कर लेंगे। और इस तरीके से संघ राज्य संबंध का टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर विवाद, संघ राज्य संबंधों में जो विवाद हैं, विवाद क्यों हैं, समाधान, इन सारी बातों की चर्चा होगी। इससे हमारा भारत सरकार और राज्य सरकारों का अध्ययन 100% कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 50% क्वेश्चन आप देखोगे, 40 से 50% क्वेश्चन पॉलिटी में जो आते हैं वो यहीं से बन जाते हैं ऑलमोस्ट। तो लगभग 50% सिलेबस आप समझ लो, 40% सिलेबस समझ लो, आप इस तरीके से कवर हो जाता है। और ये सारा जो कवरेज है, हमने शुरू में ही बताया कि अन्य देशों के संविधानों के साथ, तुलना के साथ होता रहेगा। तुलना शामिल रहेगी, वो हम लोग अलग से नहीं लिखेंगे, जो हमारे सिलेबस में शामिल है। इसके बाद फिर अब हमें लोकल गवर्नमेंट भी पढ़ना है, स्थानीय सरकार पढ़नी है, तो हम लोग स्थानीय सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। स्थानीय सरकार में 2 तरीके की चीजें हैं, एक है पंचायतें यानी ग्रामीण स्थानीय सरकार, और दूसरा है नगर पालिकाएं, शहरी स्थानीय सरकार। शहरों में जो लोकल गवर्नमेंट बनती है उसको म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं, नगर पालिकाएं कहते हैं। गांव में जो लोकल गवर्नमेंट बनती है उसको पंचायत कहते हैं। तो पंचायत और नगर पालिकाएं कैसे बनती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, और इनसे रिलेटेड मुद्दे क्या हैं, तरह तरह के इनसे रिलेटेड इशूज़ क्या क्या हैं, पंचायतों को क्या कार्य सौंपा गया है, कितना पैसा दिया गया है, क्या पैसा सफिशिएंट है, कैसे इनका उपयोग होता है, इन सारी बातों के विषय में हम लोग यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे स्थानीय सरकार के बारे में। अब जब स्थानीय सरकार पढ़ेंगे तो एक संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी सरकार का एक हिस्सा है, जिसे हम लोग बोलचाल में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें संघ राज्य क्षेत्र कहता है। केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें यूनियन टेरिटरीज कहता है, यूटी, संघ राज्य क्षेत्र कहता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार कैसे चलती है, उनका प्रशासन कैसे चलता है। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अब जब दिल्ली की बात करो तो विवाद आए बिना तो दिल्ली की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच विवाद पुराने हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इस समय अपनी कुर्सी पर तो हैं, लेकिन कुर्सी लेकर के जेल चले गए हैं, वो कुर्सी सही जेल चले गए हैं, तो फिलहाल वो जेल में है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री और एलजी के बीच का विवाद, कभी कभी आप ये भी चर्चा केंद्र में ध्यान में आती होगी, केंद्र में आती होगी ये चर्चा कि दिल्ली को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाए, ये डिमांड होती रही है। हालांकि दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, उपराज्यपाल और राज्यपाल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्यतः हमको लगता है कि हाँ भाई दिल्ली को तो राज्य मिल जाना चाहिए, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे तो आप अपने आप निष्कर्ष निकालोगे कि ना ना, गलत सोच है, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी ही बने रहना चाहिए। दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने से भारत के लिए बड़ा नुकसान होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नुकसान होगा, राष्ट्रीय स्तर पर तो ज़्यादा नहीं होगा, नुकसान तो थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। कैसे, अभी नहीं बताएंगे, जब आपको यूनियन टेरिटरीज पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि अलग अलग दूतावासों की क्या समस्या थी, उन दूतावासों ने वर्तमान जो सरकार है उस सरकार को क्या कंप्लेन किया, वो कंप्लेन 4-4, 5-5 महीने तक सॉल्व नहीं की गई। दूतावासों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, राष्ट्रपति ने जाकर के इंटरफेयर किया, तब उनकी समस्या का समाधान हुआ। और उस समस्या में पीने के पानी जैसी मूलभूत समस्याएं हैं, यानी आप सोचो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाक कट गई कि देश की राजधानी दिल्ली, जो दूतावास में रहने वाले दूतावास के अधिकारी हैं, उनको पानी भी नहीं पिला पा रही है, उनको पेयजल भी नहीं दे पा रही है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बातें हैं जब हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने कहा ना सैद्धांतिक तौर पर तो सुनने में लगता होगा कि हाँ भाई दिल्ली वाले सही मांग रहे हैं, स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे देना चाहिए, लेकिन मैं अगर रीजन पूछूं फायदा क्या होगा तो आप ढंग से फायदे भी नहीं गिना पाओगे, लेकिन नुकसान क्या होगा ये भी आप नहीं गिना पाओगे। मैं आपको गिनाऊंगा क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होगा, निष्कर्ष आप निकालना, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे। यानी यहाँ जितने मुद्दे हैं, मुद्दों के साथ, इश्यूज के साथ क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी देखो दिल्ली में 3 बच्चे जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं उनमें 3 बच्चे नहीं रहे,
कितनी चिंताजनक बात है। और सिर्फ इसलिए है क्योंकि बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर दिल्ली का डीडीए है, जो यहाँ के लोकल कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, अपराधी हैं, उनके बीच एक बड़ा नेक्सस है। आपको जानकर ये हैरत होगी कि अकेले दिल्ली में 1700 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ बसा दी गई। अवैध कॉलोनी, मकान नहीं, कॉलोनियां बसा दी गई। जब आप इस तरीके से तांडव करोगे सिस्टम में, जब इस तरीके का तांडव होगा तो दुर्घटनाएं तो जन्म लेंगी ही लेंगी, क्योंकि अनियोजित और अव्यवस्थित विकास कभी भी सुविधाओं को जन्म नहीं देता, हमेशा समस्याओं को जन्म देता है, हमेशा समस्याओं को जन्म देता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली इस बात की शिकार रही है। चर्चा करेंगे फिलहाल हम लोग यूनियन टेरिटरीज के बारे में। इसके अलावा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ जनजातियाँ रहती हैं, और उन जनजातियों के लिए प्रशासन की अलग व्यवस्था है, क्योंकि वे अपनी परंपराओं से ज़्यादा जकड़ी हुई होती हैं। हालांकि हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि वो परंपराओं में हमेशा जकड़ी रहें। हम चाहते हैं कि वो अपनी परंपराओं में आधुनिकता भी लेकर आएँ, और जो आधुनिक विकास है उस आधुनिक विकास की श्रृंखला में वो भी शामिल हों। ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है। केवल यही नहीं होना चाहिए कि भाई जनजातियां हैं तो उनकी परंपराओं को हम लोग पूरी तरीके से प्रोटेक्ट ही करते रहें और उनको पिछड़ा ही बने रहने दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आधुनिकता वहां भी लाई जानी चाहिए। कैसे आएगी, इन सारी बातों के विषय में हम लोग चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन इसलिए देता है जिससे कि अंधाधुंध विकास के नाम पर उनके अधिकार छीने न जा सके, उनकी परंपराओं को नष्ट न किया जा सके। तो इस उद्देश्य के लिए संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची शामिल की गई है। इस अनुसूची में क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं, उन सारे प्रावधानों की चर्चा हम लोग बहुत विस्तार से करेंगे यहाँ पर। तो 5th और 6th शेड्यूल की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जब कुछ ऐसे प्रावधान हैं हम लोगों के यहाँ राज्यों के लिए, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे आर्टिकल 370 का नाम सुना था, जरूर सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सुना हो। तो आर्टिकल 370 इसी में शामिल था। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। आर्टिकल 371 ए नागालैंड के लिए है। तो नागालैंड, असम, मणिपुर, जहां इस समय काफी चर्चा का केंद्र रहा मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासन की व्यवस्था है। तो देश के अलग अलग भागों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये भाग 21 में किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है वो राज्यपाल को यहाँ विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, कैसे और क्यों, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। इतना पढ़ेंगे तो इतना पढ़ने के बाद सरकारों के बारे में अध्ययन कंप्लीट होगा। इसलिए सरकार के बारे में जितना भी अध्ययन है वो सब हमने एक साथ कंपाइल कर लिया, एक साथ जोड़ लिया, और हमने ये ऑर्डर डिजाइन कर लिया। अब इसके बाद लोक सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप जिन सेवाओं में जा रहे हैं उन सेवाओं के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लोक सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब लोक सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे तो यहीं पर संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप सुपरिचित हो इन नामों से, तो आप समझ जाते हो। तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में। निर्वाचन जब पढ़ेंगे तो निर्वाचन के साथ निर्वाचन आयोग। अभी देखो निर्वाचन आयोग में नियुक्तियां बड़ी विवादों में रही हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को पढ़ेंगे। जैसे नियुक्ति का मुद्दा चर्चा के केंद्र में रहा, एक राष्ट्र एक निर्वाचन का मुद्दा केंद्र में रहा, इलेक्टोरल फंडिंग, निर्वाचनों की फंडिंग। अब देखो निर्वाचनों की फंडिंग अलग है, पॉलिटिकल फंडिंग अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं यहां पर इसको। एक है निर्वाचनों की फंडिंग, इलेक्टोरल फंडिंग, और दूसरी है पॉलिटिकल फंडिंग, राजनीतिक दलों की फंडिंग। आपने एक नाम सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी रद्द कर दिया कुछ दिन पहले। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल फंडिंग के लिए था, इलेक्टोरल फंडिंग के लिए नहीं था। हमारी चिंता यहां इलेक्टोरल फंडिंग की भी है। तो इस तरीके के मुद्दे भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो इलेक्टोरल फंडिंग अलग है, चुनावों में फंडिंग कैसे हो ये अलग बात है, और पॉलिटिकल फंडिंग, राजनेताओं को फंडिंग कैसे हो ये अलग बात है। दो अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों को समझेंगे, समझना जरूरी है हमारे लिए। इसके अलावा दो कानून हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं। एक है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं। हिंदी चूंकि कोई की नहीं गई अभी तक इस कानून की, तो जो मेरी मर्जी या जो किताबों की मर्जी वो की जा सकती है। 1950, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरपीए कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। और दूसरा कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वो भी हमारे सिलेबस में है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन होता है, यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं घटाई बढ़ाई जाती हैं, इसको डिलिमिटेशन कहते हैं। तो वो इसी कानून के तहत किया जाता है, 1950 के कानून के तहत। संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा पिछले संसद में जो महुआ मोइत्रा थी, उनको रिश्वत लेने के आरोप में संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। हालांकि जब अभी दोबारा चुनाव हुआ 2024 में, तो जनता ने कहा बहुत अच्छा किया, रिश्वत लेती हो, बहुत अच्छा करती हो, जाओ और घूसखोरी करो, तो उनको दोबारा चुन करके भेज दिया गया। तो जो संसद सदस्य को अयोग्य ठहराया गया, वो अयोग्य ठहराने का कानून 1951 का कानून है। तो इस तरीके के जो प्रावधान है, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं जो हमारे इन कानूनों में दी गई हैं, कानून तो काफी बड़ा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा हम लोग करते हैं, साथ साथ भी हो जाती है इसके पहले भी, और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ विशेष वर्गों के विषय में प्रावधान,
अब विशेष वर्गों के विषय में इसमें अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। और अभी देखो, जब 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उस पर भी क्वेश्चन भी आया था इस बार यूपीएससी में प्री में, तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन की बात की गई। कहां पर की गई? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। तो इन सारे प्रावधान कौन कौन से वर्णित किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 16 है, उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में प्रावधान है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में प्रावधान है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बारे में प्रावधान है। इन सब की चर्चा यहां पर की जाएगी। क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं बताएंगे आपको पढ़ाने के बाद। इसके बाद राजभाषा, हम जानते हैं हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन बेकार की बात है, हमको मूर्ख बनाने वाली बात है, हमारी राजभाषा हिंदी नहीं है। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात आप कह रहे हो, अब तक तो हम लोग यही जानते हैं। हाँ, हम लोग यही जानते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है। लेकिन 1963 में कानून बनाया गया और कानून बना करके ये कह दिया गया कि भारत सरकार केवल अंग्रेजी में काम करेगी, भारत सरकार के आदेश केवल अंग्रेजी में जारी होंगे, सुप्रीम कोर्ट केवल अंग्रेजी में सुनवाई करेगा, केवल अंग्रेजी में निर्णय देगा, हाई कोर्ट केवल अंग्रेजी में निर्णय देगा, अंग्रेजी में सुनवाई करेगा, संसद में कोई भी विधेयक, कोई भी बिल केवल अंग्रेजी में पेश किए जाएंगे। हाँ, जरूरत पड़ने पर हिंदी अनुवाद इन सब का हो सकता है, लेकिन मूलतः सारा काम अंग्रेजी में होगा। 1963 में 1963 में कानून बना करके हमने ये बात स्पष्ट तौर पर लिख दी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन हमारी राजभाषा हिंदी नहीं है, क्योंकि संविधान तो कहता है हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन हमारे जिन लोगों ने संविधान में बैठ करके ये घोषित किया कि हमारी राजभाषा हिंदी है, जब उन्हीं ने सरकार बनाई और चलाई तो 1963 में कानून बना करके ये बात बनाई कि हमारी राजभाषा हिंदी में कोई कामकाज इस देश में नहीं होगा, सब कुछ अंग्रेजी में होगा। तो चिंता की बात है फिलहाल, लेकिन चर्चा करेंगे इसके बारे में। वह अन्य प्रावधान, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस को कहते सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मतलब अपनी आंखों और कानों सुनी बात बता रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं, कि हिंदी इज नॉट अलाउड हियर, स्पीक इन इंग्लिश ओनली। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में बैठा हुआ न्यायाधीश ये बातें कैसे कह सकता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी को हमारी राजभाषा डिक्लेयर करता है। लेकिन ना, क्योंकि 1963 का कानून हमारे संविधान के ऊपर भी प्रभावी हो गया है और हिंदी को पर्दे के पीछे ढकेल दिया गया है। तो राजभाषा व अन्य प्रावधान। इसके बाद इतना हम लोग पढ़ेंगे तो भाग 22 तक पहुंच जाएंगे, जहां मैक्सिमम भाग बनाया गया है। फिर इसके बाद वापस हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पार्ट की चर्चा शुरू करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट पार्ट में हम लोग उद्देशिका पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, जो संविधान के सबसे शुरू में दी गई है, संविधान की आत्मा है, संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसी में निहित है, संवैधानिक नैतिकता इसी में निहित है। क्या होती है संवैधानिक नैतिकता, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। संघ एवं इसके राज्य और इसमें जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा करेंगे। जब उद्देशिका पढ़ेंगे तो उद्देशिका को भी विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे पंथ निरपेक्षता है तो भारत में पंथ निरपेक्षता कैसी है, अमेरिका में कैसी है, फ्रांस में कैसी है, विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। संघ और इसके राज्य, फिर इससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, नागरिकता, सिटीजनशिप विगत वर्षों में काफी चर्चा के केंद्र में रही है, इससे भी रिलेटेड मुद्दे हैं जैसे CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप एटसेट्रा। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको, कंक्लूजन आप निकालना कि इट इज बेटर और नॉट, लेकिन क्या एक्चुअल स्टेटस है वो हम आपको समझाएंगे। इसके बाद मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के साथ जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड मुद्दे हैं उन मुद्दों को, जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारे फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव डाला है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे प्रभाव डाला है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। जो अधिकार हमें दिए गए हैं, समता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, तो जीवन जीने के अधिकार की नई व्याख्याएं हुई हैं, जैसे राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार शामिल किया गया है। इस बार आया था यूपीएससी के 2024 एग्जाम में, प्री में पूछा गया है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है, प्री में भी पूछा जा चुका है, मेन एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। तो यूनिफॉर्म जितने भी इस तरीके के मुद्दे हैं उन मुद्दों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए बनाए गए प्रावधान हैं, कैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक हैं, और इनके साथ भी कुछ जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनमें समाजवादी सिद्धांत समाहित हैं, इनमें गांधीवादी विचार समाहित हैं। इन सारी बातों की तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें वह है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों के बाद फिर हम लोग मूल कर्तव्य के विषय में चर्चा करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे और आपके कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हमारे और आपके अधिकार हैं, हमारे और आपके अधिकार हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार की जिम्मेदारियां हैं हमारे लिए, कि सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए, और मूल कर्तव्य हमारे कर्तव्य हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रत्येक नागरिक के प्रति, और इन मूल कर्तव्यों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर अंत में पढ़ेंगे संविधान संशोधन, पूरा संविधान पढ़ने के बाद पढ़ेंगे संविधान संशोधन, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 20 में है, हम लोग अंत में इसे पढ़ेंगे। संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है, इससे रिलेटेड मुद्दे क्या हैं, आधारभूत ढांचे की अवधारणा जन्म लेती है, तो आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यहां पर
बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इतना पढ़ने के बाद संविधान की पूरी चर्चा कंप्लीट हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी चर्चा कंप्लीट हो जाएगी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा कंप्लीट हो गई तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान बना कैसे है, अंग्रेजी काल में क्या डेवलपमेंट थे, संविधान का ऐतिहासिक विकास एवं संविधान का निर्माण, ये दो टॉपिक चर्चा करेंगे। अब आप देखो ये दोनों टॉपिक शुरुआत में बुक में रहते हैं, सबसे शुरू में बुक उठाओगे सबसे पहले यही मिलेगा, मैं सबसे अंत में पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्चुअल नहीं है, ये फैक्चुअल टॉपिक है, बहुत सारे डेट होती हैं, आप शुरू में उलझ जाते हो। जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो चूंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समझ हो चुकी है और कॉन्स्टिट्यूशन पर इन चीज़ों का असर है, तो अब हम जब आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे तो आप यहाँ पर इसकी एक समझ विकसित कर पाओगे और तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, इन सब की बातें पहले कैसे चर्चा के केंद्र में रही हैं और कैसे इन्होंने संविधान को शेप देने में अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ आपको समझ में आएगा। शुरुआती दौर में पढ़ाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ से इतने फैक्ट आ गए और आप उलझ जाओगे। बाद में पढ़ने में समझ में भी आता है, मजा भी आता है और इरिटेशन नहीं होता है इस टॉपिक को पढ़ने में। तो जब पढ़ाएंगे तभी ये बात समझ पाओगे। अभी तो समझा रहा हूँ, लेकिन जब पढ़ोगे तो इसका वास्तव में आनंद उठाओगे कि यहाँ पढ़ने के समय ही वास्तव में इसका आनंद है। इस टॉपिक को पढ़ने का असली आनंद यही है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को जानबूझ करके यहाँ पर रखा है। इसके बाद जब संविधान पढ़ते हैं हम लोग तो संविधान में कुछ गैर संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा हम लोग करते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है उन्हें भी हम लोग पढ़ते हैं। संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। तो असंवैधानिक चीजों को छोड़कर बाकी चीजें पढ़ते हैं। क्या होता है डिफरेंस अभी बता देंगे, अभी पहले सिलेबस लिख लेते हैं। तो इसमें एक विनियामक आयोग है हमारे लिए, विनियामक आयोग हमें पढ़ना होता है, या विनियामक संस्थाएं कह लो, रेगुलेटरी बॉडीज हमें पढ़नी होती हैं। अमेरिका से लिया गया कॉन्सेप्ट है, क्यों बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, जैसे ट्राई है, नाम सुना है, सेबी है, इरडा है ना, ये सारी चीज़ें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इस तरीके की जो संस्थाएं हैं विनियामक संस्थाएं कहलाती हैं। सांविधिक संस्थाएं, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस। स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज वो होती हैं जो संसद के कानून से बनती हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त इत्यादि। ये जो सारी संस्थाएं हैं ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। तो इतना हमारा सिलेबस है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने के साथ साथ, स्टैट्यूटरी बॉडीज पढ़ने के साथ साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मात्र इतना पढ़ना है, मात्र छोटा सा सिलेबस है, प्यारा सा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा रुचिकर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्हीं सब सिस्टम के साथ काम करोगे आप। जब आप नौकरी करोगे तो इन्हीं सब के बीच में करोगे, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाओगे आपका इंटरेस्ट और अधिक जगता जाएगा। तो ये हमारा टोटल सिलेबस हो गया। अब इस सिलेबस के लिए आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है, स्रोत क्या है, हम लोग इस स्रोत की चर्चा कर लेते हैं। रेफरेंस क्या सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि एक एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको पढ़ना चाहिए। दो किताबें एनसीईआरटी की जरूर पढ़नी चाहिए। एक है भारतीय संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, और दूसरा है लोकतांत्रिक राजनीति। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। दो एनसीईआरटी की बुक्स आप जरूर पढ़ें, मस्ट रीड, मस्ट रीड। तो इन दो किताबों को पढ़ना जरूरी है आपके लिए। खरीदना चाहो खरीद लो। नई, न्यू एनसीईआरटी मतलब नई, नई एनसीईआरटी। यहाँ पर ओल्ड इज नॉट गोल्ड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं, इसलिए पुरानी चीज़ें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बदलावों के साथ पढ़ो, परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहो तो प्रासंगिक बने रहोगे। परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होगे तो ऑब्सलीट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, है ना, प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है। तो एनसीईआरटी की ये दो किताबें आपको जरूर पढ़नी है। दूसरी बात, एक बुक आपको रखनी है, और ये जरूरी नहीं कि आप इसे हार्ड कॉपी में परचेज करो। अगर आप ऑनलाइन किताबें पढ़ सकते हो तो इसके पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हो। दूसरी बात, भारत का संविधान, बेयर एक्ट, भारत का संविधान बेयर एक्ट। इसका मतलब क्या है? कोई भी प्रकाशन, किसी भी प्रकाशन का परचेज कर लो, लेकिन द्विभाषिया लेना, द्विभाषिया संस्करण लेना। क्या मतलब है? जरूर रखना अपने पास।
भारत का संविधान बेयर एक्ट, इसका मतलब यह है कि जो मूल संविधान बनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, 106 अमेंडमेंट हुए हैं। उस 106 अमेंडमेंट के साथ जो हमारा मूल संविधान है, उस संविधान की मूल प्रति को हम लोग भारत का संविधान का बेयर एक्ट कहते हैं। हर कानून का बेयर एक्ट होता है, इसी तरीके से संविधान भी कानून है, तो संविधान का भी बेयर एक्ट है। ये बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हमको बताया गया नहीं होना चाहिए, गलत बात है। बेयर एक्ट जरूर रखो अपने पास, मल्टीपल फायदे हैं उसके, बताऊंगा आपको, लेकिन बेयर एक्ट अपने पास जरूर रखो। श्रीमद् भगवत गीता की तरीके से है, जैसे आध्यात्मिक उत्थान के लिए श्रीमद् भगवत गीता जरूरी है, वैसे ही आपके करियर के उत्थान के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट जरूरी है। लेकिन नेताओं की तरीके से मत रखना, जैसे ये अभी बहुत सारे नेता हाथ में लिए संविधान टहल रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे। अभी मैं 4 आर्टिकल पूछ लूं तो बता नहीं पाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं बता नहीं पाएंगे, 100% नहीं बता पाएंगे। लेकिन संविधान लिए लिए टहल रहे थे, ऐसे तुम लेकर मत टहलना, तुम पढ़ना, पढ़ने के लिए रखना। और वो जो लाल वाले का टहल रहे थे ना, वो मत खरीदना, वो बहुत महंगा है, वो मत लेने की कोशिश करना। और वो केवल एक लैंग्वेज में है, अंग्रेजी में है। भारत का संविधान अंग्रेजी में लिख सब टहल रहे थे, हिंदी में नहीं। तो आप द्विभाषीय संस्करण खरीदना। उसमें क्या होता है, एक तरफ हिंदी छपी होती है, एक तरफ अंग्रेजी, ऐसे पेज में एक तरफ हिंदी छपी होगी, एक तरफ अंग्रेजी छपी होगी। हिंदी ना समझ में आए तो अंग्रेजी पढ़ लो, अंग्रेजी ना समझ में आए तो हिंदी पढ़ लो। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दों पर आपको दोनों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है वो थोड़ी जटिल तरीके से लिखी गई है। लेकिन जब मैं यहाँ क्लास में आपको समझाऊंगा कोई आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल मैंने आपको समझाया, तो उस आर्टिकल के साथ आप उसे घर पर जाकर के पढ़ना, तो 100% आपको समझ में आएगा। तो बेयर एक्ट जरूर होना चाहिए। एक बात क्यों भी होना चाहिए, इसका एक पॉलिटी के लिए तो जरूरी है ही। कभी कभी बेयर एक्ट की सीधी सीधी लैंग्वेज उठा करके रख देते हैं एग्जाम में, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, यानी बड़े परिमार्जित शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आपको समझने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। ये दुरूहता उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी बेयर एक्ट रखो। इसके अलावा कभी कभी आप मुझसे कहते हो कि सर हिंदी में अच्छे शब्दों का संकलन कैसे हो, भाषा संबंधी दोष कैसे दूर हो, कैसे पता चले कि शब्दों का वाक्य का सही प्रवाह क्या है, ये तमाम बातें। तो जो बेयर एक्ट में हिंदी के शब्द लिखे गए हैं, वो बड़े अच्छे शब्द लिखे गए हैं। अगर पूरा बेयर एक्ट आप एक बार पढ़ोगे, साथ साथ पढ़ते चलोगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास अच्छे शब्दों का संकलन ऐसे ही हो जाएगा। और केवल अच्छे शब्दों का संकलन ही नहीं हो जाएगा, उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों जान जाओगे आप। और इंग्लिश का पेपर भी आपको क्वालिफाई करना है ना, क्योंकि इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसी के बाद कॉपी चेक होती है, नहीं क्वालिफाई करोगे तो कॉपी चेक नहीं होगी। तो इसलिए आप कोई भी इस तरीके की भूल मत करना, बेयर एक्ट जरूर पढ़ना। क्योंकि बच्चे मुझसे अक्सर कहते हैं सर मुझे एक्स ने मना किया, मुझे वाई ने मना किया, मुझे जेड ने मना किया। यूट्यूब पर वीडियो का लिंक भी भेज देते हैं कि सर इन्होंने भी मना कर दिया। देखिए बड़े मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो चक्कर में मत पड़ना, जो बता रहा हूँ पढ़ना, काम आएगा, वो आपके काम आएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बेयर एक्ट बता दिया और बेयर एक्ट में चीज़ें बड़ी उलझाव वाली हैं, तो आप ऐसे ऐसे सवाल लेकर के आते हो तो लोग उलझते हैं, तो मना कर देते हैं। लेकिन आपके लिए जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, जरूर पढ़ना। बेयर एक्ट साथ साथ पढ़ना, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाते चलेंगे साथ साथ पढ़ना। तो बेयर एक्ट के अलावा ये दो तो आपको आपके पास होना ही चाहिए, ये दो चीज़ें तो आपके पास मस्ट है, होना ही चाहिए। इसके अलावा आप कोई बुक, अगर रेफरेंस बुक आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि पॉलिटी पर अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे डी बसु की है, वो तो बहुत थोड़ी सी हैवी बुक है, क्योंकि लेखन शैली बड़ी उत्कृष्ट है, तो सरल भाषा में नहीं है, समझने में नहीं आती। बीके शर्मा है, ब्रज किशोर शर्मा है। इस बार अभी 1-2 सवाल ऐसे थे जिसमें ब्रज किशोर शर्मा की लैंग्वेज को सीधे सीधे उठा के क्वेश्चन में रख दिया गया। अब जिसने पढ़ी होगी वही समझ पाएगा कि कहाँ से ये लैंग्वेज सीधे सीधे रखी गई है। तो बीके शर्मा की बुक को सीधे सीधे उठा के लैंग्वेज में रख दिया गया, हालांकि केवल इसी बार, पिछले बार नहीं, इसी बार। तो वो किताब भी है जो सीधे सीधे लैंग्वेज, एकदम सेम लैंग्वेज उठा के रख दी गई, जैसे उसमें लिखी है, कॉमा फुल स्टॉप सहित कोई चेंज नहीं किया गया। तो सुभाष कश्यप की बुक आती है भारतीय संविधान की। तो इस तरीके से अलग अलग बुक्स हैं, बुक्स बहुत सारी हैं। बुक्स को लोग रिकमेंड नहीं करते, तो मैं भी आपको इन जनरल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि आप 2026 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, ये बैच 2026 के लिए है, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ना। ये टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक है, अलग आनंद होता है। टेक्स्ट बुक पढ़ते हो अलग दुनिया में चले जाते हो, मजा आता है, जिसके कहते हैं पढ़ने में मजा आता है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने में मजा आता है। तो ये सब जो मैंने नाम लिए, ये टेक्स्ट बुक के नाम है। बाकी और भी कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी हैवी हैवी बुक है, ऐसी भी किताब है जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस रेफर करते हैं जब वो जजमेंट सुनाते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर। तो कुछ ऐसी किताबें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस रेफर करते हैं, मेरे पास है वो सारी बुक। आपके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत मोटी बहुत हैवी किताबें हैं, तो वो आपके लिए नहीं है। लेकिन इन सारी बातों का जो निचोड़ है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, तो आपको उन सबको परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो टेक्स्ट बुक यदि चाहें तो, यदि 2026 में देना है तो समय बहुत है आपके पास, अभी आधा पूरा 2024 बचा है, पूरा 2025 बचा है। तो एक टेक्स्ट बुक आप चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्लास में जब आप पूछोगे मुझसे तो मैं जरूर बता दूंगा पढ़ने के लिए। इसके अलावा कोई भी आप जो क्लास के नोट्स हैं, वो पहली प्राथमिकता आपकी, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लास नोट्स आपकी पहली प्राथमिकता है, इससे पढ़ो। इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट बुक अगर रखना चाहो, यदि रुचि है तो, अन्यथा नहीं। वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं।
गाइड बुक, कोई भी एक गाइड बुक ले सकते हो फैक्ट आदि के लिए, जहां से फैक्ट आदि मिलते हैं। किसी की भी गाइड बुक ले सकते हो, जैसे स्पेक्ट्रम की आती है। वैसे तो यहाँ पीडब्ल्यू की भी दी गई है, पीडब्ल्यू की भी गाइड बुक है आपके पास, स्पेक्ट्रम की गाइड बुक है, मैग्रा हिल की है, मैग्रा हिल की है ना, कोई भी ले सकते हो, एनी कोई भी गाइड बुक आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। ये सब गाइड बुक हैं, टेक्स्ट बुक नहीं है। हालांकि मुझे लगा कि मुझे भी एक ऐसी गाइड बुक लिखनी चाहिए बच्चों के लिए जो इस ऑर्डर में हो, तैयारी करने वाले ऑर्डर में हो। तो कोशिश कर रहा हूँ कि, हालांकि मेरी गाइड बुक आती थी, मैग्रा हिल से पहले आती थी, लेकिन मैंने विड्रा कर लिया है। तो अब उसको सोच रहा हूँ अपडेट करके आपके लिए एक डिफरेंट पैटर्न पर लिखूँ, जो इस ऑर्डर में हो, जो ऑर्डर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, नोट्स फॉर्म में हो, बेसिकली वो गाइड बुक ना हो। तो होपफुली कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कब तक कामयाबी मिलती है। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं आपको। न्यूज़पेपर एक मस्ट है पढ़ना, एक न्यूज़पेपर मस्ट है पढ़ना, कोई भी पढ़ो। हिंदी में आप राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण पढ़ लो, बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी गाइड बुक है, बहुत अच्छे पेपर है, आप उसे हिंदी में पढ़ सकते हो। दूसरा इंडियन एक्सप्रेस है, तीसरा द हिंदू है, इंग्लिश में ये सारे पेपर आते हैं। हाँ, अगर इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज पढ़ लेते हो वो भी अच्छा है। मैगजीन मंथली, जैसे पीडब्ल्यू की जो मैगजीन आती है, कोई भी एक मैगजीन आप फॉलो करो। तो पीडब्ल्यू की मैगजीन है तो आप पीडब्ल्यू की मैगजीन ही फॉलो करो। गाइड बुक में भी पीडब्ल्यू आपको बुक दे रहा है तो पीडब्ल्यू की बुक फॉलो करो। मैगजीन में पीडब्ल्यू की मैगजीन फॉलो करो। एक मैगजीन फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि मंथली कंपाइलेशन होता है, कोई चीज़ फिर आपसे विस्मृत नहीं होगी, छूटेगी नहीं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं, जब मौका मिले, मैं रोज नहीं, आप उन वेबसाइट्स को भी रेफर कर सकते हो कुछ नई चीज़ों के लिए। जैसे एक तो पीआईबी की है, वेबसाइट है, दूसरी पीआरएस इंडिया है .org है। तो इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं, है ना, इस तरीके की वेबसाइट्स पर भी आप चीज़ों को देख पाते हो। अगर कोई भी नए लीगल स्टेप्स लिए गए हैं तो उनकी जो समरी है, सारांश है, वो आपको पीआरएस इंडिया में मिल जाता है। तो इतनी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी, मैंने कहा जब समय हो, क्योंकि 2026 में तैयारी करोगे तो बहुत ज़्यादा समय है, सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाएगा, समय भी आपके पास होगा, तो आप अपने नॉलेज को इनरिच कर सकते हो। हमें सिविल सेवाओं के माध्यम से अच्छी पर्सनैलिटी टेस्ट करनी है ना, अच्छी पर्सनैलिटी टेस्ट करनी है। आपकी पर्सनैलिटी में अच्छे गुणों का विकास कब होगा? जब आपका अध्ययन और चिंतन व्यापक होगा। घर बैठे सोचो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए तो नहीं होगी। जब आप अध्ययन करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, उसके अनुसार अभिव्यक्तियां दोगे, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप होगी। तो इसलिए जितना अच्छा चिंतन होता जाएगा व्यक्तित्व में, उतने अच्छे गुणों का समावेश होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। केवल संभावना बढ़ जाएगी, जरूरी नहीं है। पूजा खेड़कर जैसे व्यक्तित्व भी होते हैं 420 टाइप के, तो जरूरी नहीं है कि अच्छे गुणों का समावेश हो ही जाए। एथिक्स का पेपर देते हैं, लेकिन एथिक्स बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो उसमें भी गड़बड़ है। लेकिन अध्ययन करोगे तो अध्ययन के बाद जब अच्छी चीजें पढ़ते हो तो अच्छा चिंतन जन्म लेता है। सोचते तो हम यही हैं, समझते तो हम यही हैं, लेकिन बाकी हर व्यक्ति का अपना परिवेश भी है, हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां भी हैं। अप्रोच, क्या अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पहली बात, संकल्पनात्मक समझ विकसित करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए क्लास में ही। और इसके लिए आप क्लास नोट्स को नंबर 1, क्लास प्लस क्लास नोट्स को रामबाण मान करके चलो, रामबाण मान करके चलो। तो कॉन्सेप्चुअल समझ विकसित करो। दूसरी बात, विश्लेषणात्मक समझ, एनालिटिकल। यह है कॉन्सेप्चुअल, ये भी आपको क्लास और क्लास नोट से मिल जाएगी। और जो एडिशनल रीडिंग हमने बताई है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मस्ट है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे कैसे? न्यूज़पेपर उठाओ और एडिटोरियल पेज और एडिटोरियल कॉलम जरूर पढ़ जाओ, बाकी सब छोड़ दो, नहीं पढ़ पा रहे मत पढ़ो, लेकिन एडिटोरियल कॉलम और एडिटोरियल पेज जरूर पढ़ो। 1-2 महीने, 2 महीने कम से कम पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपके मस्तिष्क में विचारों की क्रांति आ रही है, आपके पास समझ का एक धरातल जन्म ले रहा है, आप किसी भी चीज़ को अलग अलग डायमेंशन से सोच सकते हो, ये पावर है आपके पास। लेकिन कम से कम 2 महीने बाद, किसी के लिए 3-3, 4-4 महीने भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपके पास कुछ वैचारिक खुराक है। तो पेपर जरूर पढ़ना, इससे में बहुत काम आता है, इंटरव्यू में बहुत काम आता है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद दोहराओ, रिवीजन बेहद जरूरी है, रिवीजन बेहद जरूरी है। कैसे करोगे रिवीजन? 24 घंटे के भीतर, 44th आवर्स के भीतर। दूसरा रिवीजन 3rd डे, तीसरे दिन कर लो। चौथा रिवीजन 7th डे कर लो, 1 हफ्ते के भीतर। अगला रिवीजन 15th डे, अगला रिवीजन 30th डे। रिवीजन की साइकिल बना लो, रिवीजन की साइकिल बना लो, याद हो जाएगी चीज, भूलेगी नहीं। याद करने का मात्र एक ही तरीका है, केवल और केवल एक तरीका है, रिवाइज करो, वरना याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। आप कहोगे कि सर पढ़ तो लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन भूल जाते हैं, एग्जाम में रिकॉल नहीं होता। कभी कभी होता है कि एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हो और आंसर याद नहीं आया, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर गए वैसे क्लिक कर गया, ओह इसका तो आंसर ये था। ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन होता है। इसलिए अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर रखा है तो
ये दिक्कत नहीं होगी। इतना तो आपको करना ही करना है, कम से कम 8 से 10 बार एग्जाम में जाने से पहले। एग्जाम में जाने से पहले 8 से 10 बार आपको हर टॉपिक को रिवाइज करके ही जाना है, अच्छे से, कॉम्प्रिहेंसिवली। इसके बाद अंतिम बात, अभ्यास, प्रैक्टिस, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव भी, प्री, मेन, दोनों के नजरिए से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की भी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है प्रिपरेशन का। यही अप्रोच आपको फॉलो करना है, यही अप्रोच आपको रखना है तैयारी करने का। और अंत में जब कम से कम ये 5 रिवीजन हो जाएं, तो 5 रिवीजन के बाद एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना फॉर मेंस। शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे क्लास में बताएंगे आपको, क्लास के दौरान बताएंगे आपको कैसे शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो अपने लिए। लेकिन 5 रिवीजन के बाद बनाना, उससे पहले बिल्कुल कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। 5 रिवीजन के बाद ही बनाना। तो पढ़ो, समझो, रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। यही फार्मूला है आपकी सफलता का, यही फार्मूला है आपकी सफलता का। तो इसी तरीके से, यही अप्रोच लेकर के आपको प्रिपरेशन करनी है। पॉलिटी में की प्रिपरेशन कहाँ से कैसे करनी है, ये हमने आपको बेसिक आइडिया हमने आपको दे दिया है। अब इसके बाद हम लोग आज का सेशन, चूंकि समय लगभग खत्म होने की ओर है, इसलिए आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं आपके। बाकी फिर अभी कल इसके बाद की चर्चा हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद की चर्चा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं आपके, जो कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आर्यन का कहना है सर आपकी